हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सबों का स्वागत है आज के क्लास में। पिछले क्लास में जहाँ तक कि पीछे क्लास हो चुका था तो उसमें फर्स्ट चैप्टर का आपका टोटल है ना, फर्स्ट चैप्टर का ये सॉल्यूशन यानी क्या बोल सकते उसको, एक्सप्लेनेशन, फर्स्ट चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, फिर उसका ऑब्जेक्टिव, फिर उसका सब्जेक्टिव, ये सारा कुछ हम लोग देख चुके हैं। आज आपका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है ना, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट आज स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोग अंत तक लाइव रहिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है आज के क्लास में। आज का क्लास एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आज का क्लास एक क्लास में भी समाप्त होने वाला नहीं है। इसके 2-3 खंड चलेंगे, 2-3 क्लास चलेगा। तो आप सभी लोग पर डे 3 बजे से है ना, पर डे 3 बजे से आपका बायो का क्लास होता है। तो आप सभी लोग यहाँ पे आप अवेलेबल होकर के क्लास कर सकते हो। ठीक है, चलिए आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सबसे पहले तो आप लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जानिए, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आप लोग जानते भी होंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं? सीधा सीधा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अगर हम परिभाषा दें तो वैसा जनन, वैसा रिप्रोडक्शन जिसमें 2 ऑर्गेनिज्म बॉडी भाग लेते हैं, मेल एंड फीमेल। जिसमें 2 ऑर्गेनिज्म बॉडी भाग ले लें, मेल और फीमेल, उसी को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी मेल और फीमेल बॉडी भाग तो लेगा, लेकिन किस में लेगा? फ्लावरिंग प्लांट में, यानी पुष्पी पादप में। वैसा प्लांट जो पुष्प प्रोड्यूस कर रहा है ना, वैसा प्लांट जो फ्लावर प्रोड्यूस कर रहा है, उसमें हमारा क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। देखिए, एक फ्लावर में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, कॉमन पार्ट्स ऑफ फ्लावर है ना, कॉमन फ्लावर पार्ट्स। देखिए, सबसे पहले पुष्प में 4 मेन ऑर्गन होता है। पुष्प का 4 प्रमुख ऑर्गन है। पहला आपका स्टामेन हो गया, दूसरा आपका होता है पेस्टिल, तीसरा हो जाता है आपका पेटल, और चौथा हो जाता है आपका सेपल। ठीक है, 4 मेन ऑर्गन ऑफ फ्लावर। स्टामेन यानी पुंकेसर है ना, पेस्टिल यानी स्त्रीकेसर है ना, पेटल यानी दलपुंज, और सेपल यानी बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज, दलपुंज है ना, पुंकेसर और स्त्रीकेसर, यह 4 प्रमुख अंग हैं किसके? फ्लावर के। जिसमें कि आप देख सकते हो स्टामेन दो चीज से मिलकर के बना होता है, एंथर और फिलामेंट। वहीं पेस्टिल 3 चीजों से मिलकर के बना होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ये इन सभी का फंक्शन हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग इस फ्लावर के कॉमन पार्ट्स को देख रहे हैं। आपको समझ में आ गया कॉमन पार्ट्स क्या क्या है? अब इसके कॉमन फंक्शन को देखेंगे, यह क्या क्या कर सकता है। अब आप देखिए, यहां पर जो स्टामेन है, स्टामेन को हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना, और पेस्टिल को हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं है ना। ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है स्टामेन, और पेस्टिल हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अब यहां पर आप हमको बता सकते हैं कि जब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर के अंदर है तो मेल और फीमेल गेमिट कहां बनेगा? मेल और फीमेल गेमिट कहां बनेगा? ऑब्वियसली फ्लावर में बनेगा। तो सबसे पहला जो आपका फंक्शन निकल करके आया कि मेल और फीमेल गेमिट का फॉर्मेशन होगा। दूसरा देखिए, दूसरा होता है एक क्रिया परागन है ना। परागन जो क्रिया है उसमें मेल गेमिट का ट्रांसफर होता है, यानी परागकण का ट्रांसफर होगा कहां पर? पुंकेसर से स्त्रीकेसर पर। अब पुंकेसर भी यानी स्टामेन भी फूल में और पेस्टिल भी फूल में, तो
तो ट्रांसफर कहां होगा? फूल में। और जब फूल में ट्रांसफर हो रहा है तो फर्टिलाइजेशन भी कहां होगा? फूल में। और फर्टिलाइजेशन जब फूल में होगा तो सीड्स कहां बनेंगे? फूल में। फ्रूट कहां बनेंगे? फूल में। और ये सभी डेवलप भी यही होंगे। यही सारा चीज नीचे देखिए लिखा हुआ है, यही सारा चीज लिखा हुआ है। हम बताए हैं कि पुष्प के मुख्यतः 4 भाग होते हैं, पुंकेसर, स्त्रीकेसर, पंखुड़ी या दलपुंज या बाह्य दलपुंज। तो आगे है पुष्प का कार्य। पुष्प का कार्य में नर और मादा युग्मक का निर्माण, जिसमें कि नर युग्मक को हम पराग कहेंगे और मादा युग्मक को हम अंड कहेंगे। ठीक है। परागन की क्रिया यानी पॉलिनेशन होगा, परागकण का ट्रांसफर होगा, निषेचन यानी ये दोनों मिलेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, फल और बीज निर्माण होगा और इनका प्रकीर्णन यानी फैलाव होगा। ये सारा कुछ हमने समझ लिया कि यही 5 फंक्शन हमको पढ़ते पढ़ते पूरा चैप्टर समाप्त कर देना है। ये जो 5 फंक्शन है ना फ्लावर के, यही 5 फंक्शन तो हमको पढ़ना है पूरे चैप्टर में। इसी चैप्टर को पढ़ते पढ़ते पूरा चैप्टर हमारा समाप्त हो जाने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है नर युग्मक का निर्माण। नर तथा मादा युग्मक का निर्माण हमने देखा था, तो यहाँ पे हमारा नर युग्मक का निर्माण हम लोग देखेंगे। तो नर युग्मक का निर्माण जो है वो होगा कहाँ? तो वो होगा नर जननांग में। नर युग्मक का निर्माण कहाँ होगा? नर जननांग में। आपके सामने एक फिगर दिख रहा होगा जो कि नर जननांग का फिगर है। देखिए यहां पर ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं परागकोश। इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? परागकोश, है ना। ये जो लंबा तंतु जैसा संरचना दिख रहा है ये है हमारा पुतंतु, और नीचे ये जा करके पुष्पासन से जुड़ता है, ये कहलाता है हमारा योजी, है ना। ये क्या कहलाता है? हमारा योजी कहलाता है। ठीक है। अब तीनों 3 काम का है। परागकोश पुंकेसर का सबसे अगला भाग है, इसे हम प्राथमिक जननांग कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? प्राथमिक जननांग। अब प्राथमिक जननांग क्या होता है और द्वितीयक जननांग क्या होता है, इसके बारे में आप समझिए। जो भी जीव है, चाहे वो पादप हो या जंतु हो, उसमें जो जननांग पाए जाते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी प्राथमिक जननांग उस जननांग को कहा जाता है जिस अंग में गेमिट का फॉर्मेशन हो, यानी युग्मक का निर्माण जिस अंग में हो, उसे हम क्या कहते हैं? प्राथमिक जननांग कहते हैं। तो परागकोश में परागकण का निर्माण होता है, परागकण का निर्माण होता है, अर्थात यह परागकण जो है पुष्प का नर युग्मक है। पुष्प का क्या है? नर युग्मक है। और नर युग्मक का निर्माण कहां हो रहा है? परागकोश में हो रहा है, इसलिए हम इसे प्राथमिक जननांग का नाम देते हैं। इसके अलावा पुतंतु और योजी यह दोनों द्वितीयक जननांग के श्रेणी में आते हैं, द्वितीयक जननांग के श्रेणी में आते हैं। ठीक है। चलिए अभी सबको हम देख लेते हैं। पुंकेसर स्टामेन क्या कहता है? यह पुष्प का नर जननांग है जिसके 3 प्रमुख भाग हैं, परागकोश, है ना, पुतंतु और योजी। हालांकि जब आपसे पूछा जाए कि पुंकेसर कितने भाग में बटा है, तो वहां पर आपको देना पड़ेगा कि पुंकेसर मात्र 2 भागों में बटा हुआ है। अब बोलोगे सर ऐसे कैसे बोल रहे हैं? देखिए हम यहाँ पे 3 भाग लिख जरूर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली 3 भाग है नहीं, है ना। 3 भाग है नहीं, है 2 ही भाग। 2 भाग में एक परागकोश है, दूसरा पुतंतु है ना। परागकोश पुंकेसर का ऊपरी भाग है जिसे प्राथमिक जननांग कहते हैं, क्योंकि इसी जननांग में युग्मक का निर्माण होता है। और पुतंतु यह पुष्प के नीचे पुंकेसर के नीचे पाया जाने वाला, है ना, यानी परागकोश के नीचे पाया जाने वाला रेशे नुमा संरचना है जो पुंकेसर को खड़ा रखने में मदद करता है, पुतंतु कहलाता है। ये तो आप समझ गए। अब देखिए क्या बोलता है योजी में, क्या बोल रहा है? पुष्पासन का वह स्थान
यह परागकोश का पुंकेसर का भाग नहीं है। पुंकेसर का यह भाग नहीं। क्या लिखा? पुष्पासन का वह स्थान जहां से पुंकेसर जुड़ता है योजी कहलाता है। यानी यह पुष्पासन का स्थान है, परागकोश का नहीं, है ना, पुंकेसर का नहीं, नर जननांग का यह भाग नहीं है। यह पुष्पासन का भाग है जहां से नर जननांग यानी पुंकेसर जुड़ता है। उस स्थान को ही हम पुंकेसर का योजी कहते हैं। बात समझ में आ रही हो? बात समझ में अगर आ रही हो तो आप लोग थम्स अप करिए, है ना। चलिए नेक्स्ट, अब आगे देखिए, बढ़ते हैं। बोलता है लघु बीजाणु जनन, है ना, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस नर युग्मक निर्माण की पहली क्रिया है ना। पुष्प में नर युग्मक निर्माण की पहली क्रिया ही माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। अब नर युग्मक निर्माण क्या है? परागकण निर्माण। पुष्प के अंदर परागकण निर्माण को ही नर युग्मक निर्माण के नाम से जाना जाता है, क्योंकि परागकण ही पुष्प का नर युग्मक है। तो यह नर युग्मक निर्माण की पहली क्रिया है। आपसे यह सवाल पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि नर युग्मकोद्भिद की पहली क्रिया क्या है? नर युग्मकोद्भिद की पहली क्रिया क्या है? लघु बीजाणु जनन। ठीक है, यहां पे ओ होगा। आगे देखिए, बोलता है लघु बीजाणु निर्माण की क्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाती है। यानी लघु बीजाणु बनेगा, लघु बीजाणु बनेगा, यह क्रिया क्या कहलाता है? लघु बीजाणु जनन कहलाता है। ठीक है, लघु बीजाणु का निर्माण होगा। कैसे होगा? वह क्रिया ही, वह फंक्शन ही क्या कहलाता है? लघु बीजाणु जनन कहलाता है। अब लघु बीजाणु जनन होता कैसे है? देखिए, बोलता है लघु बीजाणु मातृ कोशिका से, यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल सी, माइक्रोस्पोर मदर सेल से अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 लघु बीजाणु का निर्माण होता है ना। और यह लघु बीजाणु धानी में विकास की क्रिया करता है। बात समझ में आई? ऊपर से गई। देखिए, लघु बीजाणु मातृ कोशिका यह परागकोश के आंतरिक भित्तियों में, आंतरिक दीवारों में संकलित होता है, वहां उपस्थित होता है। इसमें गुणसूत्र की संख्या होती है 2n। अब इसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन के 2 फेजेज होते हैं। फर्स्ट फेज जिसको कि हम बोलते हैं मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट कहते हैं, और सेकेंड फेज जिसको कि हम बोलते हैं मियोसिस सेकेंड। इस सेकेंड फेज को क्या बोलते हैं? मियोसिस सेकेंड। ठीक है, अब देखिए मियोसिस फर्स्ट में जो विभाजित हुआ, इसमें गुणसूत्र की संख्या n होगी और नीचे में भी n आएगा। तो इस तरह से एक लघु बीजाणु मातृ कोशिका यानी MMC विभाजित होकर के, किस विभाजन से? मियोसिस डिवीजन से विभाजित होकर के, है ना, मियोसिस डिवीजन से विभाजित होकर के 4, देखिए यहां पर 4 माइक्रोस्पोर का निर्माण करता है ना, 4 माइक्रोस्पोर का निर्माण करता है, यानी 4 लघु बीजाणु का निर्माण करता है। और ये चारों लघु बीजाणु जो है अपना विकास लघु बीजाणुधानी यानी माइक्रोस्पोरोजीनम में करता है। अब हम माइक्रोस्पोरोजीनम के बारे में देखेंगे कि क्या है माइक्रोस्पोरोजीनम, है ना। इस क्रिया को हम आगे देखते। देखिए, लघु बीजाणुधानी की संरचना। देखिए क्या बोलता है लघु बीजाणुधानी की संरचना। बोलता है लघु बीजाणुधानी की शुरुआती संरचना गोल होती है,
यानी स्टार्टिंग में जो लघु बीजाणुधानी है इसकी संरचना कैसी होती है? गोल होती है ना, गोल रहता है इस तरह से, और वह विकास कर अपना आकार बदलकर यह चतुष्कोणीय हो जाता है जिसमें 4 स्तर पाए जाते हैं। अब देखिए इधर आपको हम दिखाते हैं। शुरुआती संरचना की अगर बात की जाए तो इसकी शुरुआती संरचना गोल यानी इस तरह से होगी, और आगे जाकर के ये देखिए चतुष्कोणीय अवस्था में आ जाता है, 4 कोणा वाला अवस्था। देखिए 1 2 3 4 कोणा वाला अवस्था में आ गया। अभी 4 कोणा वाला अवस्था में आया है, और इसमें देखिए परत की संख्या कितनी है? परत भी इसमें 4 होगा, 1 परत, 2 परत, 3 परत और अंतिम वाला 4था परत। ठीक है, अब ये चारों परत का नाम क्या क्या है? बाहरी परत को हम बोलते हैं एपिडर्मिस, बाह्य त्वचा, है ना। दूसरा परत को हम बोलते हैं एंडोस्थिसियम, अंतःस्थिसियम, और तीसरा परत को बोलते हैं हम मिडिल लेयर, यहां पे देखिए लिखा हुआ है मिडिल लेयर, मध्य परत, और लास्ट वाले को हम बोलते हैं टेपिटम। यह 4 परत पाया जाता है। अब यह चारों परत का क्या क्या काम है, क्या क्या रोल है, यह अब हम लोग देखें। इस फिगर का आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको बनाने का प्रयास कर सकते हो, क्योंकि ये कभी कभी 2 मार्क्स के फिगर में पूछ दिया जाता है ना। ये वाला ये फिगर आपसे कभी कभी 2 मार्क्स के फिगर में पूछ देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिगर ऑफ ये हो गया। अब हम ये चारों का ये जान लेते हैं। अब देखिए यहां पर जो है 4 परत पाई गई, बाह्य त्वचा, अंतःस्थिसियम, मध्य परत और टेपिटम। यह चारों का क्या क्या फंक्शन है देख लीजिए। बोलता है यह लघु बीजाणुधानी की बाहरी स्तर है। बाह्य त्वचा यानी एपिडर्मिस बाहरी स्तर है जो बाह्य सुरक्षा प्रदान करती है, यानी एक्सटर्नल सिक्योरिटी प्रदान करता है। बाहरी सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी किसकी है? एपिडर्मिस की है, बाह्य त्वचा की है। दूसरा बोलता है अंतःस्थिसियम, है ना। अंतःस्थिसियम, देखिए अंतःस्थिसियम क्या कहता है कि यह लघु बीजाणुधानी की द्वितीय स्तर है जो यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, यानी मैकेनिकल सपोर्ट देता है ना। क्या करता है? मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करता है। कौन? अंतःस्थिसियम। अब तीसरा देखिए, तीसरा है हमारा मध्य परत, मिडिल लेयर। बोलता है यह लघु बीजाणु को पोषण प्रदान करता है, इसी कारण से इसे पोषक परत भी कहते हैं। अब याद रखिएगा कि लघु बीजाणुधानी में यह लघु बीजाणु को पोषण प्रदान किस परत से होता है, पोषण की प्राप्ति किस परत से होती है? तो याद रखिएगा कि पोषण की प्राप्ति किस परत से होती है? मध्य परत से, यानी मिडिल लेयर से होता है। ठीक है। शुक्राणु विकास, लघु बीजाणु जो विकास है यह टेपिटम में करता है, सबसे आंतरिक भाग। यह लघु बीजाणुधानी का सबसे आंतरिक भाग है जहां लघु बीजाणु क्या करता है? अपना विकास करता है। अब विकास के दौरान होता क्या है कि जो हमने अभी लघु बीजाणु बनाया है, ये देखिए हमने लघु बीजाणु बनाया है। जब यह लघु बीजाणुधानी में विकास करता है, इस टाइप का जो लघु बीजाणुधानी है, इसके अंदर जो टेपिटम, ये 4 को गोला टेपिटम रहेगा, इसमें जब विकास करता है तो विकास करते समय इस लघु बीजाणु के ऊपर 2 ठो सुरक्षा स्तर बन जाता है ना। लघु बीजाणु के ऊपर कितना सुरक्षा स्तर बनता है? 2 सुरक्षा स्तर, द्विस्तरीय सुरक्षा स्तर बनकर के तैयार हो जाता है। तो जब इसके ऊपर द्विस्तरीय सुरक्षा स्तर बनकर के तैयार होता है तो यही खंड कहलाता है परागकण। यह क्या कहलाता है? परागकण। ये जो दोनों सुरक्षा स्तर बनते हैं वो किस किस चीज से बनते हैं देख लीजिए, है ना। जिसकी आंतरिक भित्ति, है ना, अंदर वाली भित्ति पैक्टोसेल्यूलोज से बनी होती है तथा बाहरी भित्ति स्पोरोपोलिनिन से बनी होती है।
स्पोरोपोलेनिन से बनती है। याद रखिएगा, यह जो सवाल है बहुत बार पूछा गया है कि परागकण की बाहरी भित्ति किस चीज से बनती है और आंतरिक भित्ति किस चीज से बनती है। तो इसको आप ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखोगे, है ना। लघु बीजाणु के ऊपर द्विस्तरीय सुरक्षा स्तर परत बनता है, सुरक्षा परत बनता है, जिसकी आंतरिक भित्ति यानी अंदर वाली भित्ति पैक्टोसेल्यूलोज, अंदर वाली भित्ति पैक्टोसेल्यूलोज से बनता है, जबकि बाहरी भित्ति स्पोरोपोलेनिन से बनता है ना। बाहर वाला स्पोरोपोलेनिन और अंदर वाला पैक्टोसेल्यूलोज से बनकर के तैयार हो गया। चलो अब देखिए है हमारा परागकण जनित एलर्जी। परागकण जनित एलर्जी, परागकण से हमको बहुत सारा एलर्जी प्राप्त होता है। तो ये जो एलर्जी है यह किस रूप में हमको प्राप्त होता है, इसका हमारे बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, है ना। परागकण जो है एलर्जी, है ना, कुछ परागकण एलर्जी उत्पन्न करते हैं, जैसे डाइकेंथियम एनुलेटम, है ना, डाइकेंथियम एनुलेटम, है ना, डाइकेंथियम एनुलेटम, दूब घास, गाजर घास, ये सब जो है प्रमुख है। बांस, ये सब जो है प्रमुख है, ठीक है। इन सभी के द्वारा बहुत भयंकर एलर्जी उत्पन्न होता है। होता क्या है कि हवा में परागकण जो उड़ते रहते हैं वह श्वास के द्वारा नसिका में प्रवेश कर जाता है, नाक में प्रवेश कर जाता है, और नाक में प्रवेश करने के बाद अब देखिए जो हम सांस लेते हैं वह हवा को लेते हैं और हमको चाहिए होता है ऑक्सीजन। तो हवा का जो प्यूरिफिकेशन है वो दो जगह पे होता है। एक तो हमारे नाक में ही हो जाता है, जो कि मोटे मोटे कणों को अंदर नहीं जाने देता, धूल कण को अंदर जाने नहीं देता है, सिर्फ और सिर्फ एयर अंदर जाएगा। और जब एयर लंग में पहुंचता है, फेफड़ा में पहुंचता है, तो वहां रक्त धमनियों के द्वारा, है ना, फुफ्फुस सिरा, है ना, फुफ्फुस सिरा और फुफ्फुस धमनी जो कार्य करता है उसके द्वारा हम ऑक्सीजन को लेकर के कार्बन डाइऑक्साइड वो लंग में आ जाता है। तो गैस का जो हमारा प्यूरिफिकेशन हुआ एयर का दो जगह हुआ। तो सबसे बाहरी वाली की बात की जा रही है यहां पे, नसिका पट्टिका, है ना, नसिका झिल्ली या नसिका पट्टिका, नोजल मेम्ब्रेन। इस नोजल मेम्ब्रेन के ऊपर आकर के परागकण चिपक जाते हैं और उसके झिल्ली के जो छिद्र हैं उन छेद को जाम कर देता है। और छेद को जब जाम कर देता है तो क्या करता है ना, जब छेद जाम हो जाता है तो इससे सांस लेने में कठिनाई होती है, जिससे अस्थमा, है ना, जिससे क्या अस्थमा, दम्मा, है ना, ये श्वसनोच्छ्वास जैसी बीमारियां उत्पन्न होने लगती है। क्लियर। अब देखिए पार्थेनियम, पार्थेनियम जो है यह अमेरिका से गेहूं लाया गया है और इसका दूसरा नाम गाजर घास है। अब आप सोच रहे होंगे कि पार्थेनियम का जो है यह कहां से लाया गया है, अमेरिका से, और इसका दूसरा नाम है गाजर घास। अब कैरोट ग्रास जो है, गाजर घास का थोड़ा सा इतिहास जान लीजिए। गाजर घास ये हमको दो तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है बाबू। गाजर घास हमको दो तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है। एक तो स्वास्थ्य बिगाड़ रहा है, इसका जो परागकण है वह हमारे स्वास्थ्य के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव दे रहा है, और दूसरा जो है फर्टाइल लैंड यानी उर्वरता जो है ना, लैंड की, भूमि की उर्वरता को समाप्त कर रहा है। भूमि के उर्वरता पर, है ना, उर्वरता पर अपना प्रभाव डाल रहा है। ये दो कारण है। तो आप कह सकते हो कि सर तो जब इतना चीज हो रहा है तो हम गाजर घास लाए ही क्यों थे अमेरिका से, है ना। आप अभी तुरंत बताए हैं कि ये हमको इतना नुकसान पहुंचाता है,
तो हम इसको अमेरिका से लाए ही क्यों थे? तो बाबू रे, घर में भी या समाज में भी अगर कोई चीज नुकसान दे रहा है और उसको हम लाए थे, तो याद करना उस समय को कि हम उसको क्यों लाए थे। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ी सी मजबूरी रही होगी जिसके कारण कि उसको हमने लाया था। वही चीज हुआ था हमारे साथ भी। जिस समय हमारा देश 1947 में आजाद हुआ है ना, 1947 में आजाद हुआ, उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जे.एल. नेहरू है ना, जे.एल. नेहरू, उस समय के तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे। और बंगाल की जो आर्थिक संकट हुई, जिसका जिम्मेवार उस समय का विंस्टन चर्चिल, जो कि यूके के प्रधानमंत्री थे, वो थे। बंगाल में आए हुए भुखमरी का कारण विंस्टन चर्चिल थे। कोई सूखा नहीं पड़ा था बंगाल में। बंगाल की पूरी खाद्य सामग्री द्वितीय विश्व युद्ध में जब्त कर लिया गया था। वो अपने सैनिकों के लिए जब्त करवा लिए थे, इसीलिए बंगाल में भुखमरी हुआ था, जिसका जिम्मेवार विंस्टन चर्चिल है। 1947 में जब देश आजाद हुआ, हमारे पास खाने के लिए गेहूं नहीं था। खाने के लिए क्या नहीं था? गेहूं नहीं था। और आपको याद होना चाहिए कि गेहूं नहीं था, तो आपको याद होना चाहिए कि जिस समय हमारा देश आजाद हुआ था, उस समय 1945 में हमारा क्या हो गया था? द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। और इसके बाद शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर की शुरुआत हो गई थी। कोल्ड वॉर में दो पक्ष थे। पहला था हमारा यूएसए और दूसरा था सोवियत यूनियन, रसिया, है ना। यूएसए था और सोवियत यूनियन था, है ना। ये दो प्रमुख देश थे, है ना। इनको पहली दुनिया कहा गया, इनको दूसरी दुनिया कहा गया। शीत युद्ध का समय, शीत युद्ध का दौर उस समय था और हमारे पास खाने के लिए गेहूं नहीं था। जे.एल. नेहरू जो थे वो अमेरिका के प्रभाव वाले व्यक्ति थे, अमेरिका से प्रभावित थे। ये अमेरिका के पास पहुंचे गेहूं लेने के लिए और इनको भेज दिया गया अमेरिका के द्वारा आईएमएफ में, है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में। और आईएमएफ ने बोला कि हम आपको गेहूं नहीं दे सकते क्योंकि आप अभी तुरंत आजाद हुए हैं और क्या पता कि आप हमारा लोन चुका पाएं, आप हमारे गेहूं की भरपाई कर सकें, आप हमारा कर्ज चुका पाएं, इसलिए हम आपको गेहूं नहीं देंगे। यहां से ये मुंह लटका के चले आए। उसके बाद इनको याद पड़ा कि चलो एक और देश है जिसके पास गेहूं प्रचुर मात्रा में होती है, वो है रसिया। हाल फिलहाल में रसिया और यूक्रेन के वॉर में आप लोग देखे होंगे कि गेहूं का निर्यात ठप पड़ गया था, है ना। रसिया और यूक्रेन गेहूं के उत्पादन में बहुत आगे। तो जे.एल. नेहरू पहुंचे कहां? रसिया। इनसे गेहूं का डिमांड किया गया क्योंकि यूएसए ने हमको लताड़ दिया था, इसलिए रसिया ने अपना लिया, है ना। रसिया ने क्या कर लिया? अपना लिया और रसिया ने हमको गेहूं दे दिया। गेहूं जब पता चला यूएसए को कि रसिया ने गेहूं दे दिया है, तो हो ना हो इंडिया यानी जे.एल. नेहरू रसिया के पक्ष में चले जाएं, इसलिए यूएसए ने भी हमको गेहूं दिया। यूएसए ने भी क्या किया? हमको गेहूं दिया। लेकिन 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 यूएसए वह कुत्ता है, वह सुअर है जिसका कभी पूंछ सीधा नहीं हो सकता। यूएसए ने हमारे साथ धोखा किया। धोखा क्या किया कि यूएसए में जो गेहूं सुअर खाता है वह गेहूं हमें दिया गया और साथ में पार्थेनियम दिया गया, गाजर घास दिया गया।
उस गाजर घास से आज भी भारत के किसान परेशान हैं। यूनाइटेड नेशन अमेरिका के द्वारा किए गए उस कृत्य से आज तक भारत के किसान, भारत के लोग परेशान हैं, है ना। क्या इन्होंने क्या किया था? कौन सा गेहूं दिया? सूअर खाने वाला गेहूं हमें दिया था, और उसके साथ पार्थेनियम मिला करके दिया था। अब समझ सकते हो कि यूएसए के पीछे, यूएसए का काला चिट्ठा क्या है ना। तो इसलिए इसने मजबूरी में हमें टिकाया गेहूं, क्योंकि भारत किसके साथ ना चला जाए? यूएसएसआर के साथ ना चला जाए, है ना, सोवियत यूनियन के साथ नहीं चला जाए, है ना, यूएसएसआर। उस समय उसको यूएसएसआर कहा जाता था, है ना। तो यूएसएसआर के साथ ना चला जाए, इसलिए इसने हमें को टिकाया था गेहूं, और गेहूं कैसा? सूअर खाने वाला। अब समझ सकते हो कि क्या हालात थी उस समय, और हमें मजबूरी में इस गेहूं को भी एडॉप्ट करना पड़ा, जिसके कारण कि आज भारत में भारत के किसान इससे लड़ रहे हैं, और परागकण इसका जो है हमको एलर्जी पहुंचा रहा है। बात समझ में आ गई होगी आपको। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब आते हैं परागकण आहार के रूप में। परागकण को हम लोग आहार के रूप में भी ग्रहण करते हैं। परागकण को हम लोग आहार के रूप में भी ग्रहण करते हैं। देखिए होता क्या है कि परागण को खाद्य पदार्थ के रूप में एथलीट तथा धावक घोड़े उपयोग में लाते हैं, जिससे उन्हें कम समय में अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। समय कम, ऊर्जा अधिक प्राप्त हो गया, है ना। कम समय में अधिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम परागकण को आहार के रूप में ग्रहण करते हैं। चलिए ठीक, आगे देखिए। ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए बहुत ही एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। परागकण का भंडारण क्यों और कैसे किया जाता है? देखिए परागकण का जो भंडारण है वह कृत्रिम संकरण के द्वारा, यानी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा, मनुष्य के द्वारा करवाए गए संकरण के द्वारा नए नस्ल की प्राप्ति के लिए, जिस तरह से मैक्सिकन गेहूं और भारतीय गेहूं को मिला करके हमने एक नए गेहूं का नस्ल तैयार किया सर्वती सोनोरा, डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन के नेतृत्व में, तो उसी तरह से हम नए नस्ल को प्राप्त कर सकें, इसलिए परागकण का भंडारण किया जाता है। कहां करते हैं? तो परागकण का भंडारण -196 डिग्री सेल्सियस, -196 डिग्री सेल्सियस तापमान पर करते हैं। इस तापमान को हम क्रायोजेनिक तापमान कहते हैं, क्रायोजेनिक टेम्परेचर, है ना, क्रायोजेनिक ताप कहते हैं। और क्रायोजेनिक ताप जो होता है, जब कोई तापमान -150 से नीचे चला जाए, -150 या -150 से नीचे चला जाए, तो वह तापमान क्रायोजेनिक तापमान कहलाता है। हमारा जो ऑक्सीजन सिलेंडर में लिक्विड होता है ना, ऑक्सीजन लिक्विड के रूप में, वह भी -150 पर ही होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्त्रीकेशर के तरफ हम, यानी नर जननांग का टोटल कहानी खेला खत्म हो गया है ना। नर जननांग में नर युग्मक बन चुके हैं, नर जननांग को हम सही से समझ चुके हैं, है ना। लघु बीजाणुधानी को हम सही से समझ चुके हैं। आई होप आप सभी को क्लास में बहुत ही मजा आ रहा होगा। अगर मजा आ रहा है तो क्लास को एक बार शेयर जरूर कर दीजिए, है ना। और अगर इस टाइप का आपको नोट्स चाहिए, जो नोट्स आपके सामने दिख रहा है बोर्ड के ऊपर, अगर ये नोट्स चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, वहां से नोट्स जो है आपको मिल जाएगा, या ड्रीम क्लासेस के टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप जाकर के कमेंट कर सकते हैं, वहां से भी आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएगा। बहुत ही अच्छा नोट्स है ये, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेहतरीन है ना। इसको हमने खुद लिखा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, है ना। अब देखिए यहां पर स्त्रीकेशर है।
स्त्रीकेसर का 3 मेन पार्ट होता है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ठीक है, वर्तिकाग्र जो है यानी अस्टिग्मा, वर्तिकाग्र यानी अस्टिग्मा, अस्टिग्मा जो है यह स्त्रीकेसर का सबसे ऊपरी भाग है, जहां पर थोड़े छोटे छोटे रोए पाए जाते हैं, इसके साथ कुछ चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है जो कि परागकण को रोक सके, है ना, परागकण को रोक सके। दूसरा है वर्तिका यानी स्टाइल, है ना, वर्तिका यानी स्टाइल, स्टाइल को कहते हैं, है ना, क्या बता रहे थे, स्टिग्मा के बाद स्टाइल। स्टाइल जो है यह स्त्रीकेसर को सही तरीके से खड़ा रखने में मदद करता है। ठीक है, स्त्रीकेसर को सही तरीके से खड़ा रखने में क्या करता है, मदद करता है। है ना, तो स्त्रीकेसर में आपको स्टिग्मा बता दिया। स्टिग्मा जो है कि यह ऊपरी भाग है। स्टाइल जो स्त्रीकेसर को खड़ा रखने में मदद करता है। और तीसरा पार्ट है हमारा अंडाशय। अंडाशय को मादा जननांग का प्राथमिक अंग कहा जाता है, क्योंकि इसी में मादा युग्मक अंड का निर्माण होता है। बात समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से हम अभी मादा युग्मक, मादा जननांग को देखे, है ना। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। अगले क्लास में हम लोग मादा युग्मक निर्माण की क्रिया को पढ़ लेंगे, मादा युग्मक निर्माण की क्रिया को देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।